हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो है कंबशन। ठीक है, सो कंबशन में क्या होता है? कंबशन जो कार्बन होता है, कार्बन अपनी सारी एलोट्रोपिक फॉर्म में बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इसको कहते हैं कंबशन। सो बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स into to produce to give carbon dioxide along with heat and light, इसको कहते हैं कंबशन। ठीक है, तो कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, प्लस हीट और लाइट कॉमन है। ठीक है, देन एक और रिएक्शन हो सकती है, कार्बन का कोई भी कंपाउंड है तो मैं इथेनॉल भी ले सकती हूँ, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, अच्छा आप लोगों को बैलेंसिंग तो आती है, क्या आप इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं? ठीक है, देख लेते हैं। इस तरफ एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर 4 हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन है, तो मैं अगर यहाँ 2 लिख देती हूँ तो 4 हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 यहाँ तो टोटल 4, तो यहाँ पर तो 2 थे तो मैंने यहाँ पर भी 4 बना दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे इसको करना हो तो इधर 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, तो सबसे पहले मैं इसे 2 बना देती हूँ। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 1 5, यहाँ पर कितने हैं? 2 और 1 3। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ 2 लिख दूँ, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 3 4 5 6, यहाँ पर कितने हैं? 2। मैंने अगर 3 से कर दिया तो कितना हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर भी कितने थे? 3 4 5 6। अब मेरा ऑक्सीजन का नंबर फिर से चेंज हो गया, 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर 4 7 हो गए ना, तो फिर यहाँ पर तो 4 ही है, तो मैं कैसे करूँगी इसको सही? मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी? 3 कर दूंगी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। ठीक है, ये हो गया मेरा बैलेंस। अच्छा, तो अभी एक चीज देख लेते हैं कि अगर हम एक एक्टिविटी दी हुई है बुक में, उसमें क्या है, हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स लेते हैं, अगर जैसे कि नैप्थलीन ले लिया मैंने, ठीक है, कैम्फर ले लिया, अल्कोहल ले लिया। ठीक, आपको कहा है कि आप इनको स्पैचुला में लो और इनको बर्न करो। ठीक है, देन ये देखो कि जो फ्लेम आ रही है वो किस तरह की है और क्या उसमें स्मोक प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब एक फ्लेम के ऊपर एक मेटल प्लेट रख दो और मेटल प्लेट रख के क्या आपको इन केसेस में क्या कोई डिपोजिशन दिख रहा है कि प्लेट के ऊपर कोई डिपोजिशन आया? स्पैचुला के ऊपर जो फ्लेम गया उससे उस मेटल प्लेट पर कोई डिपोजिशन आया? तो देखो, हम क्या चीज़ देखते हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड मतलब जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, ये यूजुअली एक क्लीन फ्लेम देते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो येलो फ्लेम देते हैं और इसमें बहुत सारा ब्लैक स्मोक होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो मेटल प्लेट होगी उसके ऊपर एक सूटी ब्लैक कलर का डिपॉजिट आ जाता है। ठीक है, ये सिर्फ अनसैचुरेटेड के केस में होगा, मेटल प्लेट। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैं एयर का सप्लाई लिमिट कर दूं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी इनकम्प्लीट कंबशन होएगा, जिसकी वजह से सूटी फ्लेम हो सकती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो गैस या कैरोसिन का स्टोव हम घर पे यूज करते हैं, आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ये एयर के लिए होते हैं, ये बेसिकली इनलेट्स हैं ताकि एक सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच सप्लाई मिल सके और एक क्लीन ब्लू कलर का फ्लेम आए। ठीक है, अच्छा, अब कभी भी आप देखते हो, मान लो आपने कोई बर्तन रखा गैस पर और उसका नीचे से ब्लैक होने लग गया है गर्म करने पर, तो इसका मतलब जो ये एयर होल्स है वो ब्लॉक होने लग गए हैं और जो फ्यूल है वो वेस्ट हो रहा है।
ठीक है। अच्छा, जो कोल और पेट्रोलियम फ्यूल्स हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, इनमें क्या होता है, इनमें कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। ठीक है, तो जब इनका कंबशन होता है तो उसकी वजह से सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, जो कि मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं और ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सब्सटेंसेस क्यों बर्न करते हैं विद और विदाउट फ्लेम। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि एक कैंडल या फिर एलपीजी गैस स्टोव, उसमें एक फ्लेम आती है। ठीक है, मैं कैंडल जलाऊं या फिर मैं एलपीजी जलाऊं, उसमें फ्लेम आती है। ठीक है, हाउएवर यू विल ऑब्जर्व कि जो कोल और चारकोल होता है अंगीठी में जो हम लगाते हैं, ठीक है, कोल हो गया, चारकोल हो गया, इसमें फ्लेम नहीं होगा। दे जस्ट समटाइम्स ग्लोज रेड, लाल लाल से हो जाएंगे, हीट देंगे बट उसमें कोई फ्लेम नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, फ्लेम तभी प्रोड्यूस होती है जब गैशियस सब्सटेंसेस बर्न होते हैं। ठीक है, सो फ्लेम कब आती है, जब गैशियस सब्सटेंसेस बर्न होते हैं। ठीक है, ओके, जब वुड या चारकोल को इग्नाइट किया जाता है तो उनमें जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। ठीक है, एंड बर्न विद द फ्लेम इन द बिगिनिंग। तो शुरू में हल्का सा फ्लेम आता है। ठीक है, अच्छा, कभी कभार ल्यूमिनस फ्लेम भी आता है। ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन जब गैशियस सब्सटेंसेस के एटम्स को हीट करते हैं और वो ग्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, जो कलर प्रोड्यूस होता है ना किसी भी एक एलिमेंट से, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। ठीक है, अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है जिसकी वजह से सूट आता है, जैसे मैंने बताया सूटी डिपॉजिट हो जाता है, इसको कहते हैं, ये कार्बन ही होता है, विच इज नथिंग बट कार्बन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। इसके साथ एक और चीज जान लेते हैं कि जो कोल और पेट्रोलियम है वो बनते कैसे हैं। बेसिकली क्या होता है कि कोल और पेट्रोलियम दे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द बायोमास, जो कि सब्जेक्टेड है टू बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो क्या होता है, जो भी प्लांट्स, एनिमल्स या जो भी डेड रिमेन्स होंगे ना, वो बहुत साल पहले कहीं अर्थ की लेयर्स में ग्रेजुअली दबते चले गए होंगे, जिसकी वजह से ग्रेजुअली इनका डिग्रेडेशन हुआ एंड दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स, जिसको कोल और पेट्रोलियम कहते हैं। अच्छा, इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि दे हैव बीन डेराइव फ्रॉम द डेड रिमेन्स, और फॉसिल टर्म बेसिकली इसीलिए दिया गया है, और फ्यूल्स इसीलिए क्योंकि इनको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी थी कार्बन कंपाउंड्स की, कंबशन। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन। आपको ऑक्सीडेशन का मतलब तो पता ही है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, सो बेसिकली हमने ये तो देख लिया कि कार्बन कंपाउंड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो गए। ऑक्सीडाइज मतलब कार्बन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया ना। सो पहली चीज तो ये हो गई। सबसे पहला एग्जांपल ऑक्सीडेशन का कंबशन ही है बेसिकली, कि जो कार्बन है वो कंपाउंड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑन कंबशन। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट वी हैव रिएक्शंस जहां पर अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, अगर आप इथेनॉल लेंगे, ठीक है, आप परफॉर्म भी कर सकते हैं इसको लैब में। आप 3 ml इथेनॉल लीजिए, इथेनॉल का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, CH3CH2OH। ठीक है, इसमें आप 5% सोल्यूशन डालिएगा, किसका, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक, सो बेसिकली एल्कलाइन KMnO4 हीट करना है इसको। ठीक है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है इस सॉल्यूशन के अंदर, या फिर हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, और हीट करके ही डालना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। तो आप देखें जो इथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड बना लेगा ये। ठीक है, सो हम देखेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द
अदर सब्सटेंसेस, इनको क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो हेल्प कर रहे हैं ऑक्सीडेशन में उनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दे आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड्स, इसीलिए इनको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो कोई भी अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लूं, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इनको जरूरत होती है किसकी? कैटलिस्ट की। अब कैटलिस्ट कुछ भी हो सकते हैं, निकल भी हो सकता है, ठीक है, और हाइड्रोजन तो देंगे ही देंगे हम, क्योंकि वही उसी से तो H ऐड होएगा, और पैलेडियम भी हो सकता है। ठीक है, सो कैटलिस्ट होते क्या है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं और खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो हमारे सबस्ट्रेट को अफेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ा देंगे, इसको एक डिफरेंट रेट में प्रोसीड कराएंगे और रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो रिएक्शन कॉमनली यूज की जाती है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको हाइड्रोजनेट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। सो वेजिटेबल ऑयल है, मान लो ये, इसके अंदर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं, इसको रिएक्ट कराया जाता है, हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, इसका हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हो रहा है क्योंकि निकल कैटलिस्ट का यूज करके, और इसको सैचुरेटेड कार्बन चेन, ये एक लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है और इससे एक सैचुरेटेड कार्बन चेन बना दी जाती है। ये देखिए जितने भी डबल बॉन्ड्स थे उसमें बॉन्ड टूटा और इसके पास एक हाइड्रोजन आ गया और इसके पास एक हाइड्रोजन आ गया। ये बेसिकली हमारा एनिमल फैट है जिसमें सारा जो कि सैचुरेटेड कार्बन चेन होता है। ठीक है, सो ये हमारा अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। ठीक है, बेसिकली वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी माने जाते हैं। ठीक है, एनिमल फैट सैचुरेटेड होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। जिन ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको ही कुकिंग के लिए चूज करना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है कार्बन कंपाउंड की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब, सब्स्टिट्यूट मतलब आपको पता ही है, आपकी टीचर नहीं आती है स्कूल में तो एक पीरियड खाली तो नहीं छोड़ सकते ना पूरी क्लास को, तो हम उसकी जगह कोई और एक टीचर भेजते हैं, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट। आपकी जो रेगुलर टीचर थी उसका सब्स्टिट्यूट एक न्यू टीचर को भेजा गया। सो बेसिकली यही चीज होती है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आप देख रहे हैं, क्योंकि उनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, मोस्टली अनरिएक्टिव होते हैं और इनर्ट होते हैं। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनरिएक्टिव होते हैं और इनर्ट होते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। लेकिन सनलाइट या क्लोरीन की प्रेजेंस में ये हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं मीथेन लूँ, ठीक है, इसमें 4 ये सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, ये क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये क्या बनाएगा? CH3Cl, मतलब क्या हो गया ये? क्लोरोमीथेन। ठीक है, और HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन एटम को। अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन कराऊंगी तो ये सारे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, सो क्योंकि एक तरह के एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स को एक दूसरे तरह के ग्रुप ऑफ एटम या एक एटम ने रिप्लेस कर दिया, तो इस रिएक्शन को इसीलिए क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलॉग्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको? अच्छा, मेरे को एक चीज बताएंगे कि व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? इथेनॉल है और इथेनॉइक एसिड है, इसका कन्वर्जन हो गया इसमें, तो मतलब CH3OH ये कन्वर्ट हो गया CH3COOH में। तो इसको हम इथेनॉइक एसिड, ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं?
ठीक है, मैं देख लेती हूँ, मैं ऑक्सीजन देख लेती हूँ। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, एक एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो एडिशन हुआ ना ऑक्सीजन का, सो इसीलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, स्पेसिफिकली इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब इनकी कुछ रिएक्शंस देखेंगे और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।